नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे उपसर्ग की। प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम आज और बात करेंगे थोड़ी सी हटके कि जो उपसर्ग हैं वो उपसर्ग और किस तरह से प्रयुक्त होते हैं। हमने बात की यहाँ तक कि धातु से जुड़ने के बाद या क्रियापद से जुड़ने के बाद वही जो निपात थे प्रादय वो उपसर्ग संज्ञक होते हैं या उपसर्ग बनते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो उपसर्ग हैं वो कब बन रहे हैं, जब क्रिया का योग हो रहा है। इसके अलावा भी बनते हैं क्या? हाँ, धातु से पूर्व लगते हैं। और कहाँ लगते हैं? देखिए, एक बिंदु है धातु से पूर्व। धातु से पूर्व प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ हो? एक तो धातु से पूर्व, दूसरा है संज्ञा शब्दों से पूर्व। संज्ञा शब्दों से पूर्व प्रयोग, संज्ञा शब्दों से पूर्व प्रयोग। और तीसरा है विशेषण शब्द जो होते हैं उन विशेषण शब्दों से पूर्व, विशेषण शब्दों से पूर्व। हमने अभी तक बात की थी प्रहरति, आहरति, विहरति, इस तरह से क्रियापद को ही जोड़ के दिखाया। हम आहार, विहार, संहार, इस तरह के शब्द भी अगर हमारे सामने आते हैं तब भी वो उपसर्ग के साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, वहां पे भी उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, वहां भी हमें छटनी करनी पड़ेगी। तो इन शब्दों को हमें ध्यान रखना है, धातु से पूर्व, संज्ञा शब्दों से पूर्व और विशेषण शब्दों से पूर्व। एक खास बात और देख लीजिए, जो उपसर्ग हैं उन उपसर्गों का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं है। हमने अर्थ दिखाए थे बाकायदा, लेकिन वो अर्थ इन उपसर्गों के ना हो करके क्रियापद में जुड़ने के बाद जो प्रभावित हो रहा है उनका, उसके आधार पे उनके अर्थ लिए थे। तो बात यही है, उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, कोई निश्चित अर्थ नहीं है, निश्चित अर्थ नहीं है। ये किसका है जी निश्चित अर्थ? हाँ, उपसर्ग किनके साथ जुड़ती है? धातु के साथ। और धातु से ही क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रियापद, संज्ञा शब्द ये सब बनते हैं। तो उस धातु के साथ जुड़ने पर जो अर्थ परिवर्तन होता है तो वो उपसर्ग की वजह से होता है, यानी कि धातु का निश्चित अर्थ होता है। यहाँ पे देखें, उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, धातु का निश्चित अर्थ होता है। धातु का एक निश्चित अर्थ होता है। धातु का एक निश्चित अर्थ होता है। तो देखिए, अगर निश्चित अर्थ है तो वो परिवर्तन क्यों? परिवर्तन इसलिए कि उपसर्ग का योग उसमें हो जाता है, तब वो ही धातु का जो अर्थ है वो दूसरे अर्थ में ले लिया जाता है। जिस प्रकार से हमने हिंदी फिल्म जगत की फिल्मों में, जो पुरानी फिल्में उनमें देखा है, जो विलेन होते हैं वो खलनायक, वो अपहरण करके ले जाते हैं तो फिर उसकी क्या दुर्दशा होती है, मनोदशा होती है उसमें, और जो पहले वाली पूर्व स्थिति होती है उसमें बदलाव जो होता है। उसी प्रकार से जो धातु होती है उस स्वतंत्र अवस्था में उस धातु का अपना निश्चित अर्थ होता है, लेकिन जैसे ही उपसर्ग लगते हैं उसके साथ अपहरति, विहरति, आहरति, उस प्रकार से उस धातु के अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं। उस अर्थ परिवर्तन को हम उपसर्ग की सहायता से जान पाते हैं। ये बात हुई। इसी बात को प्रूव करने के लिए एक श्लोक है जो भट्टोजी दीक्षित है, हमारे व्याकरणाचार्य, उन्होंने दिया है। क्या श्लोक है उसको देखते हैं। आप इसको सुरक्षित कीजिए, फिर वो श्लोक आपके सामने उपस्थित करें। भट्टोजी ने कहा है कि धातु का एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन वही निश्चित अर्थ उपसर्ग के कारण से, उपसर्ग के साथ प्रयुक्त होने से वही धातु का अर्थ अन्यत्र चला जाता है, यानी बलपूर्वक दूसरे अर्थ में वहां पे उसका प्रयोग होता है। देखिए, यहाँ पे है उपसर्गेण, उपसर्गेण धात्वर्थो, धात्वर्थो,
धातु का अर्थ जो है उपसर्ग के कारण ही क्या होता है, बलादन्यत्र नीयते। नीयते जो है नी धातु से आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन उपसर्गेण धातु अर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। उपसर्गेण धातु अर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। इस प्रकार से प्रहार लीजिए पहले, प्रहार आहार, प्रहार आहार, विहार संहार, परिहारवत। देखिए किस प्रकार से शब्दों का खेल चल रहा है। उपसर्गेण धातु अर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। प्रहार आहार, देखिए यहाँ से आ लिया, ये प्रहार है, ये आहार है, विहार संहार परिहार। इस तरह से धातु एक ही है। धातु सब में हार जो शब्द बनाने वाली है वो धातु है यहाँ पे री, री धातु है। और इसका जो मूल शब्द बनता है वो बनता है हार। और इसका शाब्दिक अर्थ देखें हार का तो होता है युद्ध में पराजय की स्थिति। तो हार शब्द में ही अलग अलग उपसर्ग हम लगा देते हैं। प्र लगाया प्रहार बना, आ लगाया तो आहार बना, वि लगाया विहार बना, सम लगाया संहार बना, परि लगाया तो परिहार बना। सबके अपने अपने अर्थ हैं। इस प्रकार ये बात इस श्लोक के माध्यम से भी प्रूव हो जाती है कि उपसर्गों के साथ अगर धातु को जोड़ा जाए तो धातु का कोई भी निश्चित अर्थ है वह भी बलपूर्वक दूसरे अर्थ में लिया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है, दूसरे अर्थ में वहां पे उसका प्रयोग होता है। जैसे री धातु का हार शब्द बनता है उसी को अलग अलग उपसर्गों की सहायता से अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त किया गया। उपसर्ग के संयोग मात्र से ही उस धातु का अर्थ भी परिवर्तित हो गया। इसे कहते हैं बलाद अन्यत्र नीयते, यानी कि उपसर्ग की सहायता से धातु का जो निश्चित अर्थ होता है उसे बलाद यानी बलपूर्वक प्रयोग करते ही, उपसर्ग का प्रयोग करते ही बलाद यानी बलपूर्वक अन्यत्र यानी दूसरे अर्थ में नियते नहीं लिया जाता है। धातु का जो निश्चित अर्थ होता है उपसर्ग के प्रयोग मात्र से ही बलपूर्वक दूसरे अर्थ में लिया जाता है। जैसे प्रहार आहार विहार संहार परिवारवत। इस प्रकार री धातु का हार शब्द जो संज्ञा शब्द बना और उसी में अलग अलग उपसर्ग जोड़ दिए तो वो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हो रहे हैं। ये बात हमें यहाँ ध्यान देने योग्य है। अब हम जानते हैं कि ये जो उपसर्ग हैं उनके साथ एक निश्चित धातु को लिया जाए और उसके साथ में जो उपसर्ग हैं अलग अलग उनका प्रयोग किया जाए। फिर देखते हैं धातु के अर्थ परिवर्तन को कि उपसर्ग अलग अलग होने के साथ उसका अर्थ भी अलग अलग हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे री धातु से हार बना है, अब इधर उपसर्ग रख रहे हैं सभी। प्र लगाया हमने, धातु है हमारी री तो बन रहा है प्रहार। धातु है री, हर बार री धातु को ही रखो। आ लगा दिया आहार, वी लगा दिया विहार, सम लगाया उपसर्ग री धातु से ही तो संहार, परि लगाया तो परि उपसर्ग लगाया तो परिहार। इस प्रकार से शब्द निर्माण हो रहा है अलग अलग। हमने बात की जरूरी नहीं है क्रियापद ही हो, कोई भी शब्द बनता है वो धातु से ही बनता है। तो यहाँ पे री धातु से हार बना, हार हार, ब लगाया प्रहार, आ लगाया आहार, वी उपसर्ग लगाया तो विहार, सम उपसर्ग लगाया संहार, परि उपसर्ग लगाया परिहार। अर्थ देख लीजिए, हार का एक निश्चित अर्थ था री धातु से हरण करना या हार यानी पराजय। युद्ध की स्थिति में पराजय जो होती है उसकी स्थिति को हार से
हम संबोधित करते हैं, तो प्र लगा दिया तो प्रहार, आघात करना हो गया, चोट पहुंचाना हो गया। आ लगा दिया तो आहार, भोजन हो गया। देखिए यहाँ पे आघात करना, चोट पहुंचाना, आघात करना, ये अर्थ हुआ इसका। आहार हो गया तो भक्षण, भक्षण क्या होता है? भोजन करना, भोजन के अर्थ में आ गया। विहार हो गया तो विहार कहते हैं, बुद्धिस्ट जो लोग थे उनकी जो ग्रह होते थे उनको विहार बोलते थे, लेकिन यहाँ पे जो विहार है वो है यहाँ पे भ्रमण के अर्थ में, भ्रमण करना। अर्थ परिवर्तन देखिए सिर्फ उपसर्गों के योग से ही। संहार, वध करना, संहार करना। हमने बहुत से ऐसे धार्मिक कार्यक्रम देखे, सीरियल देखे, उनमें वध करने को संहार करते हुए दिखाया गया है। संहार करना बोलते हैं, वध करना संहार कहलाता है। परिहार, निवारण करना, निवारण करना, निवारण या हटाना, निवारण करना। कोई समस्या हो उसका निवारण करना हो, उस अर्थ में परिहार जो शब्द है उसका प्रयोग होगा। देखिए धातु एक, अनेक, उसके साथ उपसर्ग लगे, अर्थ परिवर्तन हुआ, सभी का अलग अलग अर्थ हो गया। यानी कि एक ऐसी शब्द जो कि जिसका निश्चित अर्थ नहीं है अपना, लेकिन धातु जिसका कि निश्चित अर्थ है, उस निश्चित अर्थ को भी बलपूर्वक अलग अर्थ में प्रयुक्त करने की, अलग अर्थ को वहां पे दिखाने की क्षमता है, वो है उपसर्ग। तो आगे बढ़ते हैं हम और अन्य उपसर्गों के साथ अलग अलग धातुओं का प्रयोग करके देखते हैं और फिर उनका अर्थ जानेंगे कि अर्थ परिवर्तन हो रहा है या नहीं। उन अर्थ परिवर्तन के साथ आई धातुओं को देखते हैं। देखिए यहाँ पे धातु क्री है और अलग अलग उपसर्ग हैं। इस क्री धातु का क्या अर्थ है? धातु क्री है और इस क्री धातु का अर्थ है करना। क्री धातु से करना अर्थ में चलती है क्री धातु, क्री डुक्रिय करने अर्थ में, तो करना अर्थ है। लेकिन जैसे ही ये लग रहे हैं उपसर्ग के साथ, क्रियापद बन रहे हैं अनुपसर्ग के साथ। अगर धातु जोड़े क्री तो बन रहा है अनुकरोति, अगर जोड़े अप तो अपकरोति बन रहा है। उपसर्ग लगाएं तो क्री धातु के साथ उपकरोति, परि उपसर्ग के साथ क्री धातु से परिष्करोति, श्रम उपसर्ग के साथ क्री धातु से संस्करोति, और निर और आ दोनों उपसर्ग हैं। दो उपसर्ग का भी प्रयोग होता है, हमने बात की थी। किसी धातु के पूर्व दो उपसर्ग भी एक साथ प्रयुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे निर और आ उपसर्ग से क्री धातु लगती है, निराकरोति शब्द बनता है। इस तरह के क्रियापद बन रहे हैं। देखिए अर्थ था करना, लेकिन यहाँ जैसे ही इन उपसर्गों का प्रयोग हुआ तो अर्थ बदल गया है, अर्थ परिवर्तन हो गया इस धातु का भी। अनुकरोति शब्द जो बना है उसका अर्थ हो जाता है अनुकरण करना। अनुकरण, अनुकरण करना क्या होता है? जैसे को तैसा, जैसा आगे वाला कर रहा है वैसा ही हम उसका अनुकरण करें। जैसा कहा जाए उसकी पालना की जाए, अनुकरण किया जाए। अपकरोति, किसी का अपकार करता है, अपकार करना। अपकरोति अपकार करना। उपकरोति ये भलाई का काम है, उपकार करना होता है। परिष्करोति, देखिए यहाँ पे परि और सम उपसर्ग से क्री धातु कहीं भी स नहीं आ रहा है, यहाँ दो जगह श आया है। ठीक है, तो ये जो स है इसे शुद्ध बोलते हैं, शुडागम। और ये शुडागम कब होता है? एक सूत्र चलता है समपरिघाम। समपरिघाम से जो सम और परि जो उपसर्ग हैं उन दोनों ही उपसर्गों से क्री धातु से शुडागम होता है। तो वहाँ परिष्करोति, यहाँ पे ये वाला और ये श, दंते और मूर्धन्य सकार का यहाँ पे विधान हुआ है शुडागम करके। तो परिष्कार यानी परिष्करण करता है या परिष्कार करता है। परिष्कार करना, शुद्धिकरण करना। परिष्कार मतलब शुद्धिकरण करना। संस्करोति, संस्कार करता है, संस्कार करता है। तो संस्कार करना भी वही शुद्धिकरण या अच्छी आदतों का डालना हो जाता है। निराकरोति, दूर करता है। देखिए किसी में कोई बुराई हो तो उसको दूर करना है, निराकरण करना बोलते हैं। निराकरण, दूर करना या निराकरण करना।
इस तरह से एक ही धातु में लगे अलग अलग उपसर्ग, लेकिन अलग उपसर्ग लगते ही अलग क्रियापद बन रहे हैं और उनका अर्थ भी अलग हो जा रहा है। अब हम दूसरी कोई धातु को उपसर्गों के साथ जोड़ के देखते हैं और उसके अर्थ को भी देखेंगे। देखिए उपसर्ग हमारे देखिए यहाँ पे स्था धातु है और ठहरने के अर्थ में है, इसका निश्चित अर्थ है ठहरना स्था धातु का, लेकिन यहाँ उपसर्ग अलग अलग हैं, धातु स्थायी है, पद अलग बन रहे हैं, क्रियापद और अर्थ भी उनका बदल जा रहा है। उस बदले हुए अर्थ के साथ इनको देखते हैं। उपसर्ग है, धातु स्था है, तो बनता है उपतिष्ठते। देखिए स्था जो है तिष्ठ में बदलता है, बहुत ज्यादा जगह, कई जगह स्था भी रह जाता है, तो वो भी देखा जाएगा। स्था यानी ठहरना। उपतिष्ठते अर्थ क्या बन जा रहा है? पूजा करना। उपतिष्ठते, तिष्ठते वैसे तो होता है ठहरता है, रुकता है, बैठता है, लेकिन उप लगाते ही अर्थ बदला, क्या हो गया? पूजा करना। उपतिष्ठते। अनु उपसर्ग के साथ स्था धातु से क्या बन रहा है? अनुष्ठीयते। अनुष्ठीयते, कोई यजमान कोई यज्ञ आदि का अनुष्ठान करवाता है तो अनुष्ठीयते यानी अनुष्ठान करता है, करवाता है। तो ये अनुष्ठीयते जो है अनु उपसर्ग स्था धातु से बनता है। प्र उपसर्ग से स्था धातु में प्रतिष्ठते बनता है। प्रतिष्ठा अर्थ में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ है प्रस्थान करना, जाना। देखो ठहरना अर्थ है, इसी का विपरीत अर्थ हो गया एकदम से। प्रति लगाते, प्रति का हमने वहां पे अर्थ भी देखा था। प्रति का उपसर्ग था, उनके साथ अर्थ और उदाहरण देख रहे थे। वहां प्रति का मतलब विपरीत अर्थ भी हमने देखा था। तो प्रति का मतलब विपरीत। तिष्ठते ठहरना होता है, प्रति लगाते ही प्रतिष्ठते बना, प्रस्थान कर गया। उद जो उपसर्ग है स्था धातु के साथ उत्तिष्ठति, तिष्ठति तो बन ही रहा है, उद का उत लग के वहां पे उत्तिष्ठति बना, उठना, उठता है। तिष्ठति यानी ठहरता है, बैठता है। उद लगाते ही ऊपर की स्थिति आ गई, उत्तिष्ठता। उत्तिष्ठति यानी उठता है या उठना, इसका अर्थ हुआ। अब हम अगली जो धातु देखेंगे वो देखेंगे भू धातु के साथ लगा करके। भू धातु के साथ प्रत्यय लगा, ये उपसर्ग लगा के देखेंगे। और भू धातु का अर्थ पता ही आपको, होना, यानी भू सत्तायाम ऐसा कुछ कहा जाता है। तो सत्ता का मतलब होना, वर्तमान स्थिति को बयान करता है। अलग अलग उपसर्गों के साथ इसको धातु को जोड़ के हम देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे भू धातु होना अर्थ में, और उपसर्ग हैं अलग अलग, प्र, शम, उद, परि, परा, अभि और अनु। ये उपसर्ग हैं। धातु सबके साथ भू लगेगी। क्या क्रियापद बन रहे हैं यहाँ पे देखिए। प्र उपसर्ग से भू धातु में प्रभवती, सम उपसर्ग से भू धातु संभवती, उद उपसर्ग भू धातु उद्भवती, परि के साथ उद भू को लगाया परिभवती, परा उपसर्ग भू धातु पराभवती, अभि उपसर्ग भू धातु अभिभवती, अनु के साथ लगाया तो अनुभवती। इस तरह के क्रियापद हमें मिलते हैं। इसका निश्चित अर्थ भवती भवती का यानी होता है, होता है, होता है। लेकिन जैसे ही ये उपसर्ग इसके साथ में जुड़े, उपसर्ग जुड़ते ही ये क्रियापद का रूप बदला। क्रियापद का रूप बदलते ही क्या बदलेगा? अर्थ भी बदल गया। प्रभवती, गोवा प्रभव, एक सूत्र चलता है कारक प्रकरण में, आगे देखेंगे। वो उत्पन्न करने की स्थिति में षष्ठी विभक्ति लगती है, जहाँ से उत्पन्न होते हैं पंचमी विभक्ति। गोवा प्रभव से प्रभवती बन रहा है, उत्पन्न होना। उत्पत्ति स्थल जो होता है वो गोवा प्रभव सूत्र को प्रदर्शित करता है, उत्पन्न होता है प्रभवती। इस क्रियापद का अर्थ हो गया। देखिए फिर बात कर रहे हैं, भवती का मतलब होता है, ये अर्थ है, लेकिन प्रभवती होते ही अर्थ हो गया उत्पन्न होता है। अभी सम उपसर्ग के साथ लगा तो संभवती बना था, संभव होता है। उद के साथ लगा है उद्भवती यानी उत्पन्न होता है। उद्भवती का भी अर्थ क्या है? उत्पन्न होता है। परिभवती है, तिरस्कार करता है, परिभव हो गया है उसका, इस प्रकार का तिरस्कार कर दिया गया है उसका। पराभवती तिरस्कार भी होता है, हार जाना भी होता है, हराना भी होता है। अभिभव होना भी तिरस्कार या हार मान लेना होता है। अनुभवती हम जानते ही हैं,
अनुभव करना होता है। अनुभवती यानी अनुभव करता है। हम अन्य धातु को भी यहाँ पे इसके साथ देखेंगे, उपसर्गों के साथ जोड़ करके देखते हैं उन शब्दों को। गम धातु जाना अर्थ में या गति अर्थ में होती है, तो उपसर्ग लगाए हमने आ, अव, उप, निर, अधि, और यहाँ पे दो प्रति और आ ये लगा के चल रहे हैं। धातु हमारी सभी के साथ गम धातु है। देखिए गम धातु का अर्थ जाना या गति करना है, गति करना, ठीक है। अब एक ही अर्थ में निश्चित अर्थ वाली धातु उपसर्ग अलग अलग लगे तो ये क्रियापद बन रहे हैं यहाँ पे। और इन क्रियापदों का जब उपसर्ग अलग अलग लगे तो निश्चित अर्थ वाली धातु का जो क्रियापद है उसका अर्थ भी अलग अलग हो गया, क्योंकि अलग अलग उपसर्ग लगे हैं, अर्थ परिवर्तन या वहाँ पे अलग अर्थ का हमें देखने को मिलेगा। देखिए आ उपसर्ग से गम धातु लगाया, गम से हम जानते हैं गच्छ बनता है, लट लकार के रूप चल रहे हैं, गच्छति गच्छति गच्छति, तो गम से गच्छ बन के चल रहा है। आ लगाया तो आ गच्छति, अब उपसर्ग लगाया अवगच्छति, उप उपसर्ग लगाया उपगच्छति, निर उपसर्ग लगाया निर्गच्छति, अधि उपसर्ग से अधिगच्छति, और प्रति और आ उपसर्ग लगाने पर प्रत्यागच्छति। देखिए प्रत्यय कैसे बन रहा है, यहाँ का ई और यहाँ का आ, जिस व्यवधान से इस ई को यह आदेश हुआ तो प्रत्यय आधा रह गया, और यहाँ पे ये स्थिति इस ये में आ जुड़ा तो या हो गया, ये हट गया। अब आधेयता को कैसे दिखाएंगे, ये प्रत्यागच्छति, ये इसका रूप है। तो आगच्छति यानी कि देखिए गच्छ का या गम का मतलब जाना होता है, आ उपसर्ग लगा विपरीत अर्थ हो गया, बदल गया, उल्टा हो गया, आगच्छति यानी आता है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अवगच्छति, अव का अर्थ नीचे भी दिया था या समझना भी दिया, बताया था हमने अर्थ बताया जब, तो अवगच्छति का मतलब होता है समझता है। उपगच्छति पास के अर्थ में दिखाए थे, तो उपगच्छति यानी पास जाता है। निर्गच्छति यानी निकलता है, निर का मतलब बाहर की ओर निकलना, नीचे की ओर, तो निर्गच्छति यानी निकलता है। अधिक या तो ऊपर के अर्थ में था या अंदर के अर्थ में, तो अधिगच्छति प्राप्त करता है, अधिग्रहण करता है। प्रत्यागच्छति आगच्छति से आता है, लेकिन प्रति है तो और विशिष्ट बनाने के लिए कि वो लौट कर आया है वापिस, तो लौट कर आता है को प्रत्यागच्छति, ऐसा हम लिखेंगे देखेंगे। तो इनमें देखिए हम उपसर्ग लगा रहे हैं, कहीं भी कोई पहचान करने में दिक्कत नहीं आ रही है। अब उपसर्ग शुरू में दिख रहे हैं, इस तरह का जहां हो वहां देखने की जरूरत है। प्रत्यय कोई उपसर्ग नहीं है, आगच्छति बन सकता है, गच्छति बनता है, लेकिन प्रत्यय कोई उपसर्ग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखना जहाँ पे ये आ रहा हो, याद रखिएगा उससे पूर्ववर्ती जो भी उपसर्ग है उसकी अंतिम मात्रा ई होगी जहाँ ये आ रहा है। तो ऐसी और दूसरी बातें जो है वो है सम, जैसे उपसर्ग है सम, सम उपसर्ग है, इसमें हलंत है, इसका ध्यान रखना है कि हल कई ऑप्शन में सीधे ही विकल्प दिए जाए कि कौन सा अवयव नहीं है, और यहाँ पे सम बिना हलंत के साथ दे वहां पे, और हम समझे कि सम तो उपसर्ग है, ये सम तो है, फिर क्या स्थिति बनेगी। तो आप इनका हलंत का और इस ई या ऊ का इनका ध्यान हमें रखना है। चलिए और धातुओं के साथ देखते हैं कुछ एक उपसर्ग लगा करके अर्थ परिवर्तन के साथ। देखिए यहाँ पे धातु है हमारी ची, और अर्थ है इसका चुनना। निश्चित अर्थ है ची का मतलब चुनना होता है। अब चिनौती चिनौती धातु रूप बन रहा है, क्रियापद बन रहा है, इसके साथ ही सम, आ, निस, अव, भी इस तरह के उपसर्ग लगा रहे हैं, तो क्या धातु पद रूप बनते हैं, क्रियापद बन रहे हैं। सम उपसर्ग से ची धातु लगाने पर सम चिनौती, आ से ची धातु लगाया तो आ चिनौती, निस उपसर्ग से लगाया तो निस चिनौती, और अव से लगाया तो अव चिनौती, वी उपसर्ग के साथ सी धातु लगाए तो वी चिनौती। इस तरह के क्रियापद हमारे सामने आते हैं। इन सब का अलग अलग अर्थ के साथ अलग अलग धातु नहीं है, धातु एक ही है, लेकिन अलग अलग उपसर्ग के साथ प्रयोग करने से देखिए इनका रूप बदला, और इनके रूप बदलने के साथ ही अर्थ भी बदल रहा है। सम चिनौती का मतलब होता है सम्यक रूप से इकट्ठा करना, यानी संचय करना या इकट्ठा करना। आज चुनौती होता है चुनना, आज चुनौती, आज चुनौती
जो होता है फूलों का चुनना, कोई वस्तु का चुनना होता है, उसको चुनता है तो आचिनोती बोलते हैं। निश्चिनोती यानी निश्चय करता है। देखिए यहाँ पे श इस तरह का है, यहाँ पे ये वाला हो गया। संधि कहते हैं इसको सूत्र से। क्या है कि अगर आगे चकार है तो पूर्ववर्ती जो दंत सकार है वह कौन से सकार में बदल जाएगा? तालव्य सकार में बदल जाएगा। तो निश्चिनोती यानी निश्चय करता है। अब से जो अधम का या नीचे का अर्थ होता है, समझने के अर्थ में था, यहाँ पे अवचिनोती बन रहा है यानी चुनता है, अर्थ यही है। लेकिन कैसे? नीचे रखी हुई चीजें हैं उनसे उठा करके चुन रहा है, तो उठा करके अर्थ में चुनना है। बी उपसर्ग ची धातु विचिनोती, यहाँ पे भी विचिनोती विशिष्ट हो गया है। तलाशी लेता है या चुनता है। देखिए तलाशी ले रहे होते हैं तो चुन करके लेते हैं कि किसकी तलाशी लेनी है, किसकी नहीं लेनी है। उस तरह से विचिनोती यानी तलाशी लेता है या विशिष्ट रूप से चुनता है। हम नी धातु को और देखते हैं। अनेकों धातुओं के साथ लगा के देख सकते हैं। रूप इस तरह से ही बनेंगे और उपसर्ग यही रहेंगे, लेकिन धातु बदलेगी, अर्थ बदलेगा, ये सब कुछ होता रहेगा। लेकिन हमें यहाँ देखने लायक बात यही है कि या तो प्रश्न पूछा जाता है प्रकृति प्रश्न की कि किस अर्थ में आ रहा है, या फिर इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है, या इसमें कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं। कहीं हम एक ही उपसर्ग का वहां पे विधान बताएं और हो उसमें दो उपसर्ग, तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है। नी धातु है, उसका अर्थ होता है ले जाना। नी धातु ले जाने के अर्थ में नयति 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 ये सारे रूप बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उपसर्ग अलग अलग होने से, नी धातु के साथ जोड़ने से अलग क्रियापद बने और फिर उनके अर्थ भी अलग अलग हो जा रहे हैं। देखिए अनु उपसर्ग से नी धातु लगाए तो अनुनयति बना, वी उपसर्ग के साथ लगाए तो विनयति बना, निर उपसर्ग के साथ नी धातु तो निर्णयति। देखिए निर है, यहाँ नयति नयति निर्णय कैसे हो गया? जब कभी भी री र और श का व्यवधान हो और आगे न हो तो वही निर्णय बन जाता है। ऐसा बार बार संधि नियमों में आएगा। तो देखे निर्णयति बना, अभि के साथ ने लगाया तो अभिनयति, उपसर्ग लगाया तो उपनयति, आ के साथ आनयति, प्र के साथ प्रणयति और परि के साथ परिणयति। नयति नयति ही एक क्रियापद बनता है धातु का ले जाने अर्थ में, लेकिन उपसर्ग के साथ आते ही रूप बदला और अर्थ भी बदल रहा है। देखिए अनुनयति का मतलब होता है अनुनय करना या मनाना, किसी को मनाते हुए रूठे हुए को तो अनुनय विनय कहते हैं। विनय करना भी वही होता है, निवेदन करना होता है। निर्णयति यानी निर्णय करता है किसी बात का। अभिनयति यानी नाटक करता है, अभिनय करता है। उपनयति यानी पास ले जाता है, उप के अर्थ में, पास के अर्थ में। वह आनयति यानी ले जाता है, आ तो विपरीत अर्थ है, विपरीत अर्थ वाला है तो आ यानी वापिस लाता है, ले जाते हैं वापिस हो गया लाता है। प्रणयति प्रेम करता है, प्रणय होता है क्या? प्रेम करना। लेकिन अगर परिणय बोला जाए तो विवाह करना। हम विवाह के जो पत्र होते हैं, निमंत्रण पत्र, उसमें परिणय सूत्र बोलते हैं, न कि प्रणय। प्रणय होता है प्रेम और परिणय होता है विवाह। ये दोनों का थोड़ा सा अंतर रखना। परिणय और प्रणय अक्सर पूछे जाते हैं शब्द युग्म में या अर्थ की दृष्टि से भिन्नता जो युग्म होती है उसको छांटने के लिए। इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। ये है। अब हम थोड़ा सा दो चार एक प्रश्न देख लेते हैं कि प्रकृति अक्सर किस तरह की होती है प्रश्नों की उपसर्गों को लेकर के। देखिए यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं हम। प्रादय कति, हमने बात की थी प्रादि जो है वो कितने हैं? वो 18 है क्या, या तो 19 या फिर 20 या फिर 22? कितने हैं? हमने बात की थी शुरू में जब बात हुई थी प्रादय है और उसके सामने लिख दिया था संख्या भी उसकी 22 है। प्रादय इत्यादि जो है वो 22 है। प्रादय इत्यत्र नास्ति, जो प्रादिगण है जो 22 है संख्या में, उनमें से ये जो विकल्प है कौन सा नहीं है उन 22 में? उपसर्ग पहला ही पहला है। देखिए प्रादय है इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति है बनती है कंफ्यूजन की, देखेंगे आगे। परा भी है, परी और ये प्रा। देखिए प्रह और प्रा तो दोनों में से एक ही होगा कोई सा। यह यहाँ प्रा दिखने से जो इस पे अगर गौर नहीं करें तो प्रा कर देंगे, उत्तर में प्रा को भी छांट देंगे तो फिर बचेगा कौन सा? ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। प्रादय में प्र फिर आदय यानी आदि, प्र और आदि यानी प्र के बाद में जो और हैं वो सारे जो उपसर्ग हैं वो आदि शब्द से संबोधित होते हैं, इसलिए प्रादय बोला है। तो प्रादिगण में
प्रविह परा है, परी है, लेकिन ये प्रा नहीं है, तो नास्ति के लिए द विकल्प सही होगा। आगे प्रश्न है प्रातिभिः सह केषां योगे उपसर्ग संज्ञासु। अगर प्राति जो 22 हैं उनके साथ किनका योग होना चाहिए ताकि वो उपसर्ग संज्ञक हो जाए? किन चीजों का, किन शब्दों का योग होता है? अव्यय पद का उपसर्ग के साथ या प्राति के साथ अगर अव्यय का योग होगा तो क्या वो उपसर्ग संज्ञक होगा? नहीं। कर्ता के साथ प्रयोग होने से नहीं, कर्म के साथ प्रयोग होने से नहीं, हाँ क्रिया के योग में उपसर्ग क्रिया योगे, यानी क्रिया के योग होने पर वे प्राति जो है उपसर्ग संज्ञक होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग नाम अन्य का संज्ञा। उपसर्ग जो है उनकी और क्या संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है क्या? नहीं। यहाँ कतकत्व जो प्रत्यय उनकी होती है। सत संज्ञा होती है या नहीं? सत्रिसानचों की होती है। निपात संज्ञा होती है, लेकिन अकेले स्वतंत्र अवस्था में अगर परपरा होते हैं तो निपात संज्ञक होते हैं, लेकिन यहाँ उपसर्ग के रूप में पूछ रहे हैं तो वो होती है उनकी गति संज्ञा। तो गति संज्ञा को ध्यान रखेंगे। गतिस्थ सूत्र से निर्णय या निर्णयति दोनों एक ही बात है। यहाँ निर्णय है और यहाँ निर्णय करता है, ये शब्द के अर्थ हैं। इत्यत्र कह उपसर्ग है, यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है? निश। हमारे दो तो उपसर्ग है, निर और निश, नी करने वाले। तो निश है नहीं, नी नहीं है, निहि नहीं है, निर उपसर्ग है। यहाँ पे निर का र जो ऊपर बैठा है उसी से पता लग रहा है निर उपसर्ग है। इसी प्रकार हम और 2-4 प्रश्नों को देखते हैं, प्रकृति को भी जान लेंगे, प्रश्नों की प्रकृति किस तरह की बन रही है। कुछ हट के प्रश्न होंगे तो हो सकता है बाकी उपसर्ग को छांटना बेहद आसान है। ऐसे कोई शब्द जिनमें 2-2 उपसर्ग आते हैं, उन 2 उपसर्ग वाले शब्द में थोड़ा सा बनता है कि कौन से उपसर्ग है वहां पे, उनको निकालना। दूसरे की प्रश्न भी हम देखते हैं। छठा प्रश्न है अभिनिवेशते इत्यत्र कति उपसर्ग। यहाँ पे एक शब्द है अभिनिवेशते। अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु है यहाँ पे, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। अभिनिवेशते इत्यत्र कति उपसर्ग। उपसर्गों की संख्या पूछिए यहाँ पे, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? कितने उपसर्ग है यहाँ पे? धातु है हमारे विष, और धातु से पूर्व जो भी होंगे वो उपसर्ग होंगे। तो ये तो अभी उपसर्ग है, नी, यानी कि 2 उपसर्ग हैं। वह विकल्प यहाँ पे सही उत्तर होगा। अभिनिवेशते में 2 उपसर्ग हैं। निश्चयम करोति, ये एक अर्थ है। निश्चयम करोति इत्यस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में निश्चय करता है। इस अर्थ में किम पदम, कौन सा पद सही है जो क्रियापद है? निश्चयति नहीं है, विचिनोति पद बन रहा है लेकिन निश्चय अर्थ नहीं है। निश्चिनोति पद ही नहीं बनता है, निश उपसर्ग हो सकता है, लेकिन यह जो स हो वो इसके साथ जो तकार है इसके साथ नहीं बैठता है। निश्चिनोति यह एकदम सही उचित पद है, इस निश्चय करता है इस अर्थ के लिए। अगला प्रश्न है प्रत्यागच्छति इत्यत्र विपरीतार्थे उपसर्ग। यहाँ पे 2 उपसर्ग हैं, इसमें भी प्रति और आ, 2 उपसर्ग यहाँ पे। प्रति में जो ई था उसका ये बना, पूर्व में देखा हमने। तो प्रत्यागच्छति जो शब्द है इसमें विपरीत अर्थ वाला उपसर्ग कौन सा है? प्रति। हाँ है। आन का आ ये भी है। 2 ये दोनों ही है क्या? और भी नहीं है, कोई सा भी नहीं है, दोनों ही है। यह भी है और यह भी, यानी कि श जो विकल्प है हमारा वो इसका सही उत्तर होगा। प्रति भी है और आ भी, दोनों ही विपरीत अर्थ में है। इस प्रकार से प्रति तो देखा है हमें, परिवर्तन, प्रतिवर्तते, परिवर्तते, इस तरह से तो है प्रति है। और आ से जैसे नयति है, गच्छति है, उसमें आ लगाते अनयति या आगच्छति होता है, विपरीत अर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न समीपार्थ। समीप के अर्थ में कौन सा उपयुक्त जो उपसर्ग है प्रयुक्त होता है? प्रति नहीं, समीप के अर्थ में नहीं। आ नहीं, निर नहीं, यानी कि द विकल्प जो उप है यह उप उपसर्ग समीप के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अंतिम प्रश्न अवगच्छति या संगच्छति, 2 पद है यहाँ पे। अवगच्छति, धातु हमारी गम है यहाँ पे, और जो उपसर्ग हैं यहाँ पे अव और यहाँ पे जो आपको बताना है, तो दोनों उपसर्गों को यहाँ पे पूछा, दोनों उपसर्ग कौन से हैं? अव या सम, ये विकल्प सही है क्या? सम तो सही है लेकिन अव गलत है, क्योंकि ये विसर्ग वहां पे, ये सॉरी जो है हलंत वहां पे अव में नहीं होता, पूरा हुआ होता है। अव सही है, सम
ये यहाँ पे देख करके आप कर सकते हो सम उपसर्ग होगा, लेकिन सम उपसर्ग नहीं है, सम होता है। तो ये विकल्प गलत होने से पूरा विकल्प गलत हुआ। ये सही है लेकिन ये भी गलत हुआ, क्योंकि मैं जो है वो भी हलंत के साथ आता है, तो ये भी गलत हुआ। यहाँ पे ये भी सही है और ये सम भी सही है, यानी द विकल्प सही है दोनों पदों के उपसर्गों को बताने के लिए। अवगत स्थिति में अवर और संगत स्थिति में श्रम दोनों उपसर्ग की स्थिति इन शब्दों में मिलती है। प्रकृति है प्रश्नों की अपनी अपनी, किस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उपसर्गों को अलग करना कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं है, फिर भी हमें हल्के में नहीं लेना है, अपना कार्य निश्चित और सतत रूप से प्रयास करते हुए करना है, सफलता अगर प्राप्त करनी है तो। ऐसे ही अन्य टॉपिकों के साथ, अन्य प्रकरण के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।